जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुट्यूब 24/7। दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एडुट्यूब 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा दोस्तों, हम लोग जीके ब्रह्मास्त्र नाम का एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जैसे एग्जाम्स में, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आ चुके हैं, उसको हम लोग डेली डील करते हैं और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो आप टारगेट रखिए 100 से 150 वन लाइनर का हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप इसे स्किप न कीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस याद करा दूंगा मैं, इसी गारंटी लेता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? फर्स्ट टर्क टू इन्वेड इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है दोस्तों मोहम्मद गजनी। आपको पता होगा ये यामिनी डायनेस्टी या फिर जो गजनी डायनेस्टी की एक रूलर थे, और ये दोस्तों ये 10th सेंचुरी टाइम पे आए थे और ये लगभग 17 बार अटैक किया था इंडिया में। और जो लास्ट इसका अटैक था जो 1025 एडी में हुआ था लगभग, और उस अटैक में दोस्तों इन्होंने जो सोमनाथ टेम्पल था गुजरात का उसको बहुत ज़्यादा लूटा था और लगभग बिलियंस ऑफ रुपीज़ अभी के टाइम पे वहाँ से लूट के ले गए थे ये। और दोस्तों बहुत सारा मनी, ज्वेलरी और जितने भी गोल्ड्स और जितने भी गुलाम जो कुछ आदमी को बना के ले गए थे, ये मोहम्मद गजनी थे। और आपको याद रखना है ये फर्स्ट टर्क थे जो जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को। और इस साथ आपको दो और नाम याद रखना है, अलबरूनी जो कि किताबुल हिंद इस इनके टाइम पे लिखे थे, और आपको एक बार याद रखना है फिरदौसी जी जो शाहनामा लिखे थे उस टाइम पे ये दोनों थे। आपको बस याद रखना है दोस्तों, जो फर्स्ट टर्क जो इन्वेड किए थे इंडिया में उनका नाम है मोहम्मद गौरी। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं मोहम्मद गजनी का कुछ ये जो एम्पायर था कैसे वहाँ सभा लगता था, ये एक पिक्चर में दिखाया गया है पेंटिंग के द्वारा। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, एस.सी. बोस, सी.आर. दास, एस. राधा कृष्णन। आपको पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। आपको पता है दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ये बहुत अच्छे अच्छे बुक लिखे हैं, जैसे जो हिंद स्वराज है दोस्तों इसका और एक नाम है इंडियन होम रूल, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। और इन्होंने ये 1909 में लिखा था। इन्होंने अपना जो व्यूज़ है एक्सप्रेस किया था, जो स्वराज के बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में, मैकेनिज़्म जो होता है मैकेनाइजेशन, इसके बारे में इन्होंने अपना व्यूज़ लिखा था इस किताब में। और आपको ये भी बता दूं, ये जो बुक था जो 1909 में पब्लिश हुआ था, इसके 1910 में इसे बैन कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। आपको दिखाते हैं ये फर्स्ट कॉपी जो है फर्स्ट एडिशन की, ये है इंडियन होम रूल, जिसे आप लोग हिंद स्वराज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टमाटर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ टोमेटो? आपके ऑप्शंस हैं सोलेनम मोलंगेना, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम लैकोपर्सिकम, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर दोस्तों सोलेनम लैकोपर्सिकम। आपको पता है जो टमाटर में लाइकोपिन के कारण ही ये रेड कलर होते हैं, तो उस हिसाब से आप याद रख लीजिए दोस्तों लाइकोपर्सिकन करके। तो आपको पता हो गया टोमेटो का जो केमिकल नेम है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। अब हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आपके सोलेनम मोलंगेना जो है ये आपका ब्रिंजल का होता है, बैगन का। सोलेनम ट्यूबरसम ये दोस्तों होता है पोटैटो का, जो आलू का होता है। तो आप बस इसे याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीसी का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ आरबीसी? आपके ऑप्शंस हैं एर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एर्थ्रोसाइट्स। आपको पता होगा एर्थ्रो में जो वर्ड आता है एर्थ्रो, इसका मतलब ही होता है रेड, और इसका साइड जो आता है उसका वर्ड होता है होलो वेसल्स, जो खाली एक डब्बे। तो उस हिसाब से इनका जो टोटल नेम हुआ जो आरबीसी, आपको जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। तो आपको याद रखना है एर्थ्रोसाइट्स जो एक दूसरा नाम है आरबीसी का। और इसके साथ दोस्तों ये आरबीसी का फंक्शंस जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आरबीसी का फंक्शंस होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन को पहुंचाने का होता है जो ब्लड टिश्यूज़ में। और उसके साथ जो ल्यूकोसाइट होता है दोस्तों ये डब्ल्यूबीसी का निकनेम है, और थ्रोम्बोसाइट्स ये दोस्तों प्लेटलेट्स का है। तो आपको ये सब सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ये सब एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है? विच आर्टिकल डील्स विथ प्राइम मिनिस्टर? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 73, 74, 75, 76। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है दोस्तों
कि एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए देश का, जो कि हेड करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और इसके साथ दोस्तों आपको ये ऑप्शंस बता दूँ, आर्टिकल 73 जो एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के बारे में बताता है, और आर्टिकल 74 ये बताता है दोस्तों कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा उसको हेड करेंगे प्रधानमंत्री जी। और इसके बाद आर्टिकल 76 दोस्तों ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अटॉर्नी जनरल के बारे में ये बताता है, जिसको आप महान्यायवादी भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बस याद रखना है प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 75 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज इंडियाज वायसराय ड्यूरिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफेरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड डफेरिन। आपको पता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। जो इसके संस्थापक थे आपके एओ ह्यूम और टोवन ह्यूम, और इनके जो फर्स्ट जो इनका जो सभा हुआ था दोस्तों वो आपके 1885 में ही बॉम्बे में हुआ था, जिसको लीड किए थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपको ये सब पॉइंट याद रखना है, और जो आपको यहाँ मेन याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था वो है लॉर्ड डफेरिन। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं लॉर्ड डफेरिन जी को, जो 1885 के टाइम पे इंडिया के वायसराय थे। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौसा का युद्ध कब हुआ था? व्हेन बैटल ऑफ चौसा टेक्स प्लेस? आपके ऑप्शंस हैं 1539, 1540, 1555, 1556। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1539। आपको पता है जब 1539 में मुगलिया सल्तनत में जब हुमायूं जी बैठे थे, और उस टाइम पे सासाराम डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में पड़ता है उसके एक रूलर शेरशाह सूरी जी वो अटैक किए जो मुगलिया सल्तनत पे, और उन्होंने उसको ओवरथ्रोन कर दिया और हुमायूं जी को हरा दिया। और उस टाइम उतना कम्प्लीटली नहीं हरा पाए थे। फिर से 1540 में फिर से वो लड़ाई हुआ हुमायूं के बीच, और इधर शेरशाह सूरी थे। इस बार भी इन्हें हुमायूं को फिर से अच्छी तरह से हरा दिया, और इन्हें खदेड़ भी दिया गया आगरा से, उनकी कैपिटल से। और जो जो तख्त था दिल्ली का उसमें विराजमान हो गए आपके शेरशाह सूरी जी। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क थे जो शेरशाह सूरी के द्वारा, वो आपको जो हम लोग आज का करेंसी है रुपी, इसे इंट्रोड्यूस आपके शेरशाह सूरी जी ने ही कराया था। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो बंगाल के कोलकाता से आपके काबुल तक जो अफ़गानिस्तान के तक है वो रोड, वो भी शेरशाह सूरी जी का ही बनाया हुआ है। और दोस्तों आपके साथ ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं कुछ। ये जो 1539 तो हो गया बैटल ऑफ चौसा, 1540 ये तो हो गया दोस्तों बैटल ऑफ कन्नौज जो मैंने बताया था, जो फिर से जो हुमायूं और शेरशाह सूरी जी के बीच में हुआ था। और 1555 दोस्तों, और इस टाइम पे जब शेरशाह सूरी जी का निधन हो जाता है और फिर से हुमायूं जी यहाँ पर अटैक कर लेके फिर से दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में कर लेते हैं। और 1556 दोस्तों ये बैटल ऑफ पानीपत 2 था, जिसमें आपके अकबर के तरफ से मान सिंह और हेमू थे जो ओपोनेंट में थे। आपको ये सब पॉइंट याद रखना है। आप देख सकते हैं मैप में ये चौसा, ये जो आज का बक्सर के तरफ पड़ता है। तो आइए हम पिक्चर में देखते हैं शेरशाह सूरी जी को। ये देखिए दोस्तों ये शेरशाह सूरी जी का एक पिक्चर है। और दोस्तों ये देखिए जो सूरी डायनेस्टी जो शेरशाह सूरी द्वारा जो बनाया गया था, जो 15 साल लगभग रूल किए थे, तो उनका एम्पायर कुछ ऐसा था। तो ये ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, ये है सूरी डायनेस्टी का जो एम्पायर। तो आइए ये जो कॉइन्स है दोस्तों जो मैंने आपको बताया, ये रुपी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये देखिए आप कॉइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लवनी किस राज्य का नृत्य है? लवानी इज ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, असम। इसका सही आंसर दोस्तों महाराष्ट्र। आपको पता होगा ये एक बहुत ही फेमस डांस है महाराष्ट्र का। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा रिपीट करता है एसएससी में, आप इसे याद रखिएगा। लवानी महाराष्ट्र का एक डांस है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज? आपके ऑप्शंस है CaOCl, CaCl2, CaOCl2, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों CaOCl2, कैल्शियम डाइऑक्साक्लोराइड। इसका दोस्तों एक यूज है ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज़्यादा, ये जो वाटर को क्लीन करने में किया जाता है। जब CaOCl2 रिएक्ट करता है दोस्तों वाटर के साथ, तो क्लोरीन गैस निकलती है, और ये क्लोरीन गैस जो जितने भी कीटाणु होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उसको मारने में और ये वाटर को क्लीन करने में यूज किया जाता है। तो आप बस याद रखिएगा जो ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है CaOCl2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, आपके ऑप्शन है 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 मई, 12 मई। तो इसका सही आंसर दोस्तों 8 मार्च। 8 मार्च को दोस्तों हर साल इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, जो महिलाओं को सम्मान के रूप में। और दोस्तों इसके साथ ऑप्शन में मैं कुछ देख लेता हूँ। 8 में ये रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और इसके साथ 12 में दोस्तों ये नर्स डे मनाया जाता है। तो आपको ये सब याद रखना है। और इस बार का थीम देख लेते हो दोस्तों। इस बार का थीम था आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट। 2020 का ये थीम था इंटरनेशनल वुमेंस डे का। आप देख सकते हैं आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपके ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बेसबॉल। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप जैसे पिक्चर में देख लिए होंगे, ये है हॉकी। आपको पता है दोस्तों हॉकी इंडिया का एक नेशनल स्पोर्ट है, और ये रंगास्वामी जो कप है दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित कप है। इसके लिए बहुत ही मेहनत की जाती है। और दोस्तों ये इनका इंट्रोड्यूस जो हुआ था, इसका स्टार्टिंग 1928 में हुआ था, और इससे पहले जो नाम से जाने जाते थे, इसे इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट के नाम से जाने जाते थे। तो आप बस इसे याद रखिएगा, रंगास्वामी कप ये हॉकी के खेल में दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था? विच रूलर चेंज इट्स कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यासुद्दीन तुगलक, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक ये एक रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, और इन्होंने ही जो कैपिटल था जो दिल्ली सल्तनत का, इसे दिल्ली से दौलताबाद चेंज किए थे, जो डाउन साउथ तरफ पड़ता है। और इनका ये मकसद था कि ये अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ साउथ इंडिया को ही। लेकिन ये इसका डिसीजन एक बहुत ही फुलिश डिसीजन, जो मूर्ख भरा डिसीजन साबित हुआ आगे चलकर, क्योंकि दोस्तों वहाँ से जो शिफ्ट करने में जो बहुत लोगों को, आधा से ज़्यादा लोग वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के टाइम ही मर गए, और बहुत लोग भूखे से मर गए। तो ऐसे भी इसे पागल राजा के नाम से जाना जाता है इतिहास में। लेकिन दोस्तों इन्होंने वो दूसरा मोटिव से अपनाया था, भले इनका डिसीजन गलत हो गया। और इन्होंने और भी बहुत बहुत डिसीजन चलाए, जैसे टोकन करेंसी का चलाया। तो बहुत सारा डिसीजन इन्होंने ले लिया, लेकिन कुछ कुछ पुलिस हुआ, इसलिए इसे पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है। अब बस याद रखिए, जो दिल्ली से दौलताबाद जो कैपिटल चेंज किया था, वो उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। आपको हम पिक्चर में दिखाते हैं, ये तुगलक डायनेस्टी का जो एम्पायर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये दौलताबाद यहाँ पर इन्होंने शिफ्ट किया था दिल्ली से, ताकि इन्होंने डाउन साउथ तरफ भी सोचे थे ये अच्छे से रूल कर पाएँ। और ये है एम्पायर तुगलक डायनेस्टी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ब्लड शुगर लेवल क्या है? व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी? आपके ऑप्शन है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 320 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये दोस्तों एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए दोस्तों वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। और इससे जो ज़्यादा होता है तो वो हाई ब्लड शुगर लेवल माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? आपके ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, कन्वैक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वैक्स लेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। यहाँ दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर लेंस पूछा जा रहा है और यहाँ मिरर दिया हुआ है। तो अब आपको डिसाइड करना था कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में। तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ, मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष है, जिसमें सामने नहीं दिखती है और दूर दिखती है आराम से, तो ये दोस्तों होता है, आपको हम पिक्चर में समझाते हैं। ये दोस्तों जब आईबॉल जो होता है दोस्तों, ये जो मोटा हो जाता है, और ये पिक्चर का जो इमेज दोस्तों पहले ही फॉर्म करने लगता है रेटिना से पहले। तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, ताकि ये जो लाइट को और डाइवर्ज करे, और डाइवर्ज करने के बाद ये रेटिना पे अच्छे से इमेज बनाए। तो आप बस याद रखिए, जो मायोपिया होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है, उसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सा रसायन पदार्थ इस्तेमाल होता है? विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन बुलेट प्रूफ वेस्ट? आपके ऑप्शन हैं बोरॉन कार्बाइड, बोरॉन नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बाइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर दोस्तों बोरॉन कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला होता है B4C। तो आपको बस याद रखना है, ये बोरॉन कार्बाइड जो होता है दोस्तों, ये बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज किया जाता है, और इनका बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है, ये गोली को अंदर नहीं आने देते हैं।
आपको एक और नाम है दोस्तों, जो केलवार के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट में। लेकिन जो मेनली जो यूज होता है वो बोरॉन कार्बाइड यूज होता है। आपको हम पिक्चर में दिखाते हैं। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनता है उसमें बोरॉन कार्बाइड यूज होता है। ये कुछ पत्थर की तरह दिखता है दोस्तों, ये देखिए आप पिक्चर में। तो आइए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यदि यदि ये वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि कुछ आपको कमी नज़र आई हो तो आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आने वाले वीडियो में इसे सुधार सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।